किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करगिल में डेयरी प्लांट का किया शिलान्यास। लेह में नई डेयरी यूनिट्स, बल्क मिल्क कूलर व मोबाइल सेटिंग लैब का किया उद्घाटन। AMCS ऐप लॉन्च। डेयरी उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए MOU साइन। किसानों की आय और पारदर्शिता बढ़ाना है उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा कदम। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से फसल गंवाने वाले किसानों को 4 मई को जारी किए जाएंगे 122 करोड़ रुपए की राशि। पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा। देश में यूरिया और DAP की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित। उर्वरकों की कीमतों में नहीं होगी वृद्धि। कमर्शियल LPG की बिक्री में वृद्धि दर्ज। पर्याप्त स्टॉक मौजूद। ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंची। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हुए 10 साल पूरे। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी शुरुआत। योजना ने पारंपरिक ईंधन के धुएं से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण नुकसान का सामना कर रहे परिवारों को दी है बड़ी राहत। और अब समाचार विस्तार से। सहकारिता आधारित ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज विभिन्न प्रमुख पहलों का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह तथा लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। अमित शाह ने करगिल में 10 TLPD क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया तथा लेह में दही एवं पनीर उत्पादन सहित नई डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया। और इसके अतिरिक्त दूध के भंडारण एवं परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए बल्क मिल्क कूलर प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। सहकारी क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण के विजन को और मजबूत करते हुए खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा किसानों को भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एंड्रॉइड आधारित ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम यानी कि AMCS एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया। प्रमुख हितधारकों के बीच डेयरी उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्धता और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होगी। मित्रों, आज मोदी जी ने दिए हुए सहकारिता मॉडल के तहत पशुपालन विभाग के तहत ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ लेह लद्दाख यूटी में हो रहे हैं। सबसे पहले आज करगिल डेयरी का शिलान्यास और प्रोसेसिंग प्लांट का जो शिलान्यास हुआ है उसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध इतनी ऊंचाइयों पर प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। मैं करगिल की माताओं बहनों को विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में ये डेयरी प्लांट के माध्यम से उजियारा ला सकते हैं, परिवार की भी मदद कर सकते हैं और आप सभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से फसल गंवाने वाले प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों को आगामी 4 मई 2026 के दिन दोपहर 4 बजे फसल क्षतिपूर्ति यानी कि क्रॉप कंपनसेशन का भुगतान किया जाएगा।
निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा सुमिता सिंह ने बताया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खरीफ 2025 और रबी 2025-26 की बकाया क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से संपन्न होगा, जिससे पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों डीबीटी में पहुंचेगा। बता दें कि प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। आगामी 4 मई को होने वाले वितरण कार्यक्रम के अनुसार खरीफ 2025 मौसम की कुल देय क्षतिपूर्ति 730.04 करोड़ रुपए में से 624.88 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष 105.16 करोड़ रुपए का भुगतान इस दिन किया जाएगा। इसी प्रकार रबी 2025-26 मौसम की शेष 17.11 करोड़ रुपए की राशि लाभान्वित किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम के बीच सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को पूरी तरह से स्थिर बताया। अंतर मंत्रालय प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित है और कहीं भी स्टॉक की कमी नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है। डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रिस्टोर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल कर चुके हैं। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों की किसी भी तरह की कोई कमी की रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में यूरिया की उपलब्धता 73.81 एलएमटी और डीएपी की 23.47 एलएमटी है। अन्य उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संकट की स्थिति के बावजूद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आयात मजबूत बना हुआ है। The urea availability as on date is 73.81 LMT and the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also the availability, the stock position is very good. There is no change in MRP of fertilizer. The domestic production and import of fertilizer after the crisis has been as strong as ever. The total domestic production of various fertilizer has been 62.37 LMT and the imports about 15.39 LMT of imports have reached our shores. So approximately 78 LMT of fertilizer has been added to the availability in the crisis situation. देश में खेती अब डिजिटल दौर में प्रवेश कर चुकी है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए सरकार किसान आईडी पर जोर दे रही है। और कैसे बनती है किसान आईडी और इससे किसानों को और क्या लाभ मिलेंगे, जानते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बदलते दौर में खेती भी अब डिजिटल हो रही है। इसी दिशा में सरकार ने किसान आईडी की शुरुआत की है ताकि हर किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान बन सके। किसान आईडी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक पहल के तहत आधार से जुड़ी एक डिजिटल पहचान है, जिसमें किसान की निजी जानकारी, जमीन का रिकॉर्ड, बोई गई फसल और खेती से जुड़ी गतिविधियों का पूरा डेटा शामिल होता है। इसका मकसद साफ है, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों तक पहुंचे। किसान आईडी के जरिए अब किसानों को बार बार कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी मिलेगा।
सब्सिडी, बीज, खाद और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सहायता भी सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक करीब 11 करोड़ किसानों को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। फिलहाल 19 राज्यों में 9.25 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी से जुड़ चुके हैं। किसान आईडी बनवाने के लिए किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल और फोटो जरूरी होंगे। eKYC के बाद जानकारी भरकर वेरिफिकेशन होता है और फिर किसान आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी को ऑनलाइन दिक्कत हो तो नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी कैंप में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सरकार लगातार किसान आईडी के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है ताकि DBT योजनाओं का बेहतर और पारदर्शी क्रियान्वयन हो सके। तो भारत सरकार ने एक किसान आईडी, फार्मर आईडी की भी पहल चालू की है, जहां पे किसान की एक प्रोफाइल जो है वो आईडी के रूप में भारत सरकार बना रही है, किसानों को दे रही है, ताकि किसान को किसान की ज़मीन, उसकी फसल, उसके मुताबिक उनके जो स्कीमें हैं, ग्रांट्स हैं, सब्सिडी है, उससे जोड़ा जा सके और उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीधे और जल्दी लाभ मिल सके। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इस तरह की चीज़ों में किसानों को देर ना लगे, सही समय पे सही स्कीम और सही मुआवजा मिले, सही सब्सिडी मिले, इसकी ये पहल सरकार की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसान आईडी किसानों को उनकी जमीन, फसल, पशुधन और मत्स्य पालन से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अगले 6 महीनों में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान तेज किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर पात्र किसान इस डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़े, क्योंकि किसान आईडी सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि खेती के डिजिटल भविष्य की नींव है। किसान आईडी की पहल खेती को डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव साबित हो रही है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और एक समय था कि जब देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में चूल्हे का धुआं ही रसोई की पहचान था, जहां लकड़ी, कोयला और उपले जैसे पारंपरिक ईंधन से खाना बनता था और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता था महिलाओं और बच्चों की सेहत पर। लेकिन साल 2016 में एक ऐसी पहल हुई जिसने न सिर्फ घरों की रसोई बदली बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर की, और ये पहल थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसने स्वच्छ ईंधन को घर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी फ्लैगशिप स्कीम जिसका उद्देश्य था ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए LPG उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। इस योजना ने उन परिवारों को राहत दी जो पारंपरिक ईंधन के धुएं से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय नुकसान का सामना कर रहे थे। योजना के तहत मार्च 2020 तक 8 करोड़ LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। इसके बाद उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ 60 लाख अतिरिक्त कनेक्शन दिए गए, जिसमें खास तौर पर प्रवासी परिवारों को सुविधा दी गई। उज्ज्वला 2.0 के तहत कुल कनेक्शन 9 करोड़ 60 लाख थे, जिसके बाद जुलाई 2024 तक अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जोड़कर कुल संख्या से ये संख्या 10 करोड़ 35 लाख तक पहुँच गयी। बाद में सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन को मंजूरी दी, जिससे कुल लक्ष्य 10 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया। भारत सरकार ने समय समय पर जरूरत के हिसाब से कई बार LPG कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाया और इसी तरह समय से पहले लक्ष्यों को हासिल भी किया। सरकार ने ये साबित किया कि हर घर तक LPG कनेक्शन संभव है, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 2026 तक कुल जारी कनेक्शन की संख्या 10 करोड़ 54 लाख से अधिक रही। साथ ही नवीनतम विस्तार के लिए जारी कनेक्शन की संख्या 21 लाख 67 हजार से अधिक पहुंच गई। उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ महिलाओं को धुएं से राहत दी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन भी दिया। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला और ग्रामीण भारत की रसोई में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 साल एक ऐसी यात्रा के गवाह हैं, जिसने देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन को आसान बनाया। ये योजना सिर्फ गैस कनेक्शन देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण की मिसाल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और भीलवाड़ा जिले के शाहपुर में एक छोटी सी बालिका पर्यावरण संरक्षण की बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। जहां आज की पीढ़ी मोबाइल और आधुनिक साधनों में व्यस्त रहती है, तो वहीं कक्षा 8वीं की छात्रा श्रेया कुमावत अपने नन्हे कदमों से हरित क्रांति की अलग जगा रही हैं। श्रेया न सिर्फ खुद पौधे लगा रही हैं, बल्कि हजारों लोगों को पर्यावरण से जोड़ने की मुहिम भी चला रही हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम के साथ कुरकुरे, सर्फ और घरेलू प्लास्टिक की थैलियों में फूल एवं सब्जियां भी उगा रही हैं। कितने तैयार की इन्होंने? 25,000 पौधे। आयु देखो आप, छोटी सी बच्ची है, 25,000 पौधों को तैयार किया। मिलिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा की रहने वाली श्रेया कुमावत से, जो कम उम्र में ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश घर घर तक पहुंचा रही हैं। ग्रीन लिटिल बेबी के नाम से पहचानी जाने वाली श्रेया प्रत्येक शनिवार को अलग अलग विद्यालयों में पहुंचकर प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हैं। मेरे पिताजी मुझे आसपास के विद्यालय में लेके जाते और मैं उन्हें प्रार्थना सभा में पर्यावरण के बारे में बताती हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। और मैं वहाँ पे जाके बच्चों को जागरूक करने के और खुद वहाँ पे जाके वृक्षारोपण करती हूँ और बच्चों से भी करवाती हूँ और उन्हें एक सह प्रेम से पौधा भेंट करती हूँ। और बच्चों को जो स्कूलें होती मेरे आसपास की, मैं उन्हें बच्चों को मेरे टेरेस गार्डन पे बुलाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि देखो अपन भी ऐसे छत पर छोटी सी जगह में पौधे लगा सकते हैं। श्रेया बच्चों को बीज से पौधा तैयार करने, पौधारोपण करने और उसकी सुरक्षा व देखभाल के तरीके भी सिखाती हैं। श्रेया की प्रेरणा से विद्यार्थी अपने घरों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर हजारों पौधे लगा चुके हैं। आजकल जो लोग ऐसे बर्थडे पार्टी और शादी ब्याह में गिफ्ट लेके जाते हैं, मैं उनकी जगह उन्हें जागरूक करने के लिए वहाँ पे उन्हें भेंट करने के लिए पौधा लेके जाती हूँ और उनसे पेड़ लगाने के लिए शपथ दिलवाती हूँ। श्रेया केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि त्योहारों, मेलों, जन्मदिन और विवाह समारोहों में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। नवविवाहित जोड़ों को पौधा भेंट कर वो जीवन की नई शुरुआत को हरियाली से जोड़ने का संदेश देती हैं। लोगों के पर्यावरण के बारे में उत्सुकता और जागरूकता है, तो मैंने उसके लिए अपने टेरेस पर ऐसे पौधे लगाए। मेरे पास अभी 50 से भी ज्यादा इनके प्रकार है और लगभग 600 मेरे पास गमले हैं। और लोग और जागरूक हो, इसके लिए मैंने अपनी जो कुरकुरे की थैलियां है उसमें पौधे लगाए हैं। उसमें मैंने सब्जियां का उत्पादन करा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने घर की छत पर टेरेस गार्डन विकसित किया, जहां सैकड़ों किस्म के फूल, औषधीय पौधे और जैविक सब्जियां उगाई। इसके बाद उन्होंने मिशन हर घर हरियाली अभियान शुरू किया, जिसके तहत अब तक 50,000 से अधिक पौधे तैयार कर निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। जब से हमने ये इसके इंस्पायर होकर ये काम करना शुरू किया, हम बाजार से सब्जियां लाना बंद कर चुके हैं। हर तरह की सब्जियां हमारे घर पे होती है और इस तरह से शाहपुरा में करीब 10-15 परिवार ऐसे हैं जो इनसे प्रभावित होकर अपने रूफ टॉप पे सब्जियां उगा रहे हैं। शाहपुरा निवासी प्रियकांत शर्मा बताते हैं कि वो श्रेया कुमावत के कार्य से प्रभावित होकर अपनी छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं और बाजार से सब्जियां लाना बंद कर चुके हैं। कि जो हमारे गार्डन में जितने भी पौधे होते हैं, हम उस पौधों को सूखने के बाद में बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि बाहर फेंकते हैं तो कचरा होता, तो उसका हमने पाउडर बना के, ये भी एक सरफ की थैली है, उसमें उस कचरे में पौधा लगाया। अब पौधा कितना स्वस्थ है, और इस थैली का 1 किलो की थैली का वजन है मात्र 100 ग्राम वजन है। श्रेया ने देश के 12 राज्यों में 2000 से अधिक सीड पैकेट भेजे हैं, 2100 से अधिक पौधे स्वयं लगाए हैं और 25,000 से ज्यादा सीड बॉल बनाकर वितरित किए हैं। साथ ही उन्होंने देशी बीजों का संग्रह कर बीज बैंक भी स्थापित किया है।
और इतनी छोटी सी उम्र में जो चूँकि बच्ची अभी 8th क्लास में है, उसके बावजूद इसको इतना ज्ञान होना पौधों के बारे में, ये दिखाता है, इसकी प्रतिभा को दिखाता है। और इतनी मेहनत से देखो ये तैयार किए जो हज़ारों की संख्या में जो पौधे हैं। तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि भाई बच्ची का जो गार्डन है, टेरेस गार्डन है, सभी एक बार आके विजिट हम सभी मिलकर के एक अपील करना चाहूँगा मैं सभी लोगों से कि पर्यावरण क्षरण जो हो रहा है दिन ब दिन, उसको संरक्षण करने के लिए हम एक छोटी सी शुरुआत अपने घर से करें। पॉलीथीन जो कि रीयूजेबल नहीं है, उनका प्रयोग नहीं करें और उनको रिसाइकिल या वेस्ट मटेरियल के तौर पे सब्जी इत्यादि उगाने में उस बेटी से प्रेरणा लेते हुए ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण संरक्षण में एक अपना अहम योगदान कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के इस सराहनीय कार्य के लिए श्रेया को जिला प्रशासन सहित कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। शाहपुरा की ये छोटी सी बालिका अपने नन्हे कदमों से पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दे रही है। श्रेया की मुहिम से हजारों लोग हरियाली से जुड़ चुके हैं और प्रकृति संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के शाहपुरा से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ उच्च पहाड़ी शुष्क समशीतोष्ण क्षेत्रों में मटर की बुवाई करें। मध्य पहाड़ी उप आर्द्र क्षेत्रों में भिंडी, खीरा, कद्दू और फ्रेंच बीन जैसी गर्मी की सब्जियों की बुवाई जारी रखें। टमाटर और शिमला मिर्च की फसलों में सुबह या शाम के समय सिंचाई करें ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो और पौधों को पर्याप्त नमी मिल सके। निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पकी हुई गेहूं और सरसों की कटाई करें। साथ ही पालक, धनिया और मेथी की बुवाई करें। उच्च पहाड़ी उप समशीतोष्ण क्षेत्रों में फ्रेंच बीन, खीरा, करेला और लौकी में मल्चिंग करें जिससे मिट्टी की नमी बनी रहे। भिंडी की बुवाई और टमाटर की रोपाई जारी रखें। आलू की फसल में नियमित सिंचाई करें और कंद बनने के समय नमी की कमी न होने दें। गेहूं की दूधिया अवस्था में समय पर सिंचाई करें। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर। यहां गेहूं की कटाई जल्द पूरी करें। गन्ना, सब्जियों और फलदार पौधों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। पश्चिमी क्षेत्रों में कपास, बीटी कपास या देसी कपास की बुवाई करें। रबी फसलों की कटाई के बाद बाजरा, मक्का और लोबिया जैसी चारा फसलों की बुवाई करें। टमाटर की कटाई करें। मैदानी क्षेत्रों में मिर्च की पौध दोपहर बाद रोपें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। उप पहाड़ी क्षेत्रों में हल्दी की रोपाई करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई पूरी करें। मध्य मैदानी क्षेत्रों में मूंगफली, चारा मक्का, ज्वार, बाजरा और गिनी घास की बुवाई करें ताकि जल्दी हरा चारा मिल सके। हल्दी की रोपाई शुरू करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कोलकाता पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया। वहां धांधली के आरोप लगाए और मतगणना में किसी भी छेड़छाड़ पर गंभीर चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में क्रूज शिप डूबने से 9 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और 5 की तलाश जारी है। आज से केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन नियम 2026 लागू कर दिया है, जिससे अवैध सट्टेबाजी और मनी गेम पर रोक लगेगी और ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित माहौल बनेगा। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती के रूप में मनाई जा रही है, जिसमें उनका जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। और इस दिन बौद्ध मठों और मंदिरों में पूजा, उपासना और ध्यान साधना की जाती है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।